वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये अपने लेसन का नाम है। चैप्टर नंबर कितना है ये? 6 ना, चैप्टर नंबर 6। ओके, तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले चीज़ वेव्स के बारे में पढ़ा। अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है, अगर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करना है तो देयर आर 3 मेन कैटेगरीज अभी तक जो पता है। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड इज़ मैटर वेव। मैटर वेव ये मैथमेटिकल फंक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनता है, और मैटर वेव मैकेनिकल वेव जो है वो किसी मीडियम में से ट्रैवल करने वाला वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स को चाहिए मीडियम। मैकेनिकल वेव में 2 टाइप है। कौन से? ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। इस लेसन में हम लोग मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बट सेम फिजिक्स जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारे वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सेम फिजिक्स हर जगह चलेगा। तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे? मैकेनिकल वेव्स पे हमने फोकस किया हुआ है। ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स को इमेजिन करना आसान होता है, तो हम लोग ट्रांसवर्स को फोकस करके चलते हैं। अगर मैंने बोला ट्रांसवर्स वेव कैसा दिखता है, तो वो ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ तो है ना। वेव्स अगर मैंने किसी को भी पूछा, छोटे बच्चे को भी पूछ लिया, तो उसके दिमाग में इस तरह का इमेज बनता है, समथिंग विच इज़ लाइक दिस, है ना। तो ट्रांसवर्स वेव ऐसा है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का प्रेशर डायग्राम ऐसा होता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर होगा तो उसका प्रेशर डायग्राम भी ऐसे ही होता है। ट्रांसवर्स वेव का पोजीशन डायग्राम, एक्स या वाई जो भी लिखना है आपको, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्पेस एंड टाइम, ये एक्चुअली स्पेस टाइम के फंक्शन होते हैं दोनों। दीज आर फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ भी चेंज होगा। सो ट्रांसवर्स हो या लॉन्जिट्यूडनल, हम लोग इसी तरह के वेव्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे पूरे लेसन में हर जगह। ठीक है, बिकॉज ये इमेजिन करने में आसान है। फिर वेव्स में हमने ट्रांसवर्स पढ़ा, लॉन्जिट्यूडनल पढ़ा। क्या फ़र्क होता है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल में? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल में पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब ये जो वेव्स है, एक से ज़्यादा वेव किसी एक पॉइंट पे आ जाए तो क्या हो जाता है? देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन मतलब क्या है? इफ फर्स्ट वेव causes displacement of particle, let us say x1, second wave causes displacement of particle, let us say x2, so दोनों का combined जो displacement होगा that will be x1 vector plus x2 vector। बट सिंस हम यहाँ पर वेक्टर्स में नहीं लिखते, हम यहाँ पर फंक्शंस में लिखते हैं, तो इसका अगर ऐसा कुछ फंक्शन है, लेट अस से y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, तो इसका जनरली हमारा फंक्शन होता है वेव का। तो फंक्शन कैसा होता है? a sin ओमेगा t प्लस फाई, इसका हो सकता है ये y1 हो गया, y2 हो सकता है a sin a1 a2 sin ओमेगा t प्लस फाई 1 फाई 2, है ना। इस तरह के कुछ फॉर्मेट हो सकता है। इसमें भी एक और टाइप है वेव में, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसा वेव जो आगे जा रहा है। ठीक है, और एक कैटेगरी क्या है? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव ऐसा वेव जो आगे जाता है मीडियम में, और दूसरा होता है स्टेशनरी वेव। अपना जो लेसन है वो मेजोरिटी इस पे है, स्टेशनरी वेव पे, है ना। प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसा वेव जो आगे जाता है, तो इसके इक्वेशन में क्या आ जाता है? प्लस कुछ के एक्स वाली टर्म आ जाती है। के इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, के इज बेसिकली अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी क्या है वो भी दे देता हूँ, 2 पाई बाय लैम्डा। ये इक्वेशंस डिराइव किए गए हैं कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस पे से, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, कहाँ से ये इक्वेशन आता है। इन जनरल ये दिखता साइन या कॉस जैसा, इसलिए हमारे इक्वेशन साइन या कॉस के आते हैं। यहाँ पर एक एंगल होता है, ये बेसिकली एंगल है। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, है ना। ओमेगा टी ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, के एक्स ये पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है। ये दोनों प्रेजेंट होगा तो हमारा वेव आगे जा रहा है। सिर्फ ओमेगा टी प्लस फाइव प्रेजेंट है, के एक्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब वेव आगे नहीं जा रहा है, वेव अपनी जगह है ना। सो स्टेशनरी वेव के केस में के एक्स गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब ये हो गया अपना प्रोग्रेसिव वेव। अगर मेरे पास कोई वेव है, ठीक है, और उसको मैंने 2 बाउंड्रीज़ के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 2 तरफ बाउंड्रीज़ है, उसके बीच में मैंने एक स्ट्रिंग लगा दिया और यहाँ से मैंने किसी तरीके से वेव जनरेट कर दिया, एंड लेट अस से द वेव इज ट्रांसवर्स वेव। तो ये इस तरह से जाने वाला फॉरवर्ड मूविंग वेव है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने पे क्या हो जाएगा? जब ये वेव ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होता है तो ट्रफ का क्या बन जाता है? क्रेस्ट, और क्रेस्ट का ट्रफ वेव फ्लिप होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये फ्लिप हो जाएगा इस तरह से।
एंड वापस से यहाँ पर क्या होगा, ये रिवर्स मूविंग वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, ये फॉरवर्ड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आगे पीछे ये बाउंस बैक करते रहेगा, दिस फॉर्म्स अ स्टेशनरी वेव। आपको कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा ऐसा, यू विल सी ओनली लूप्स, ऐसे मल्टीपल लूप्स दिखेंगे आपको, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का वेव है, क्या वेवलेंथ है, वॉट एवर इट इज़, है ना। तो आपको इस तरह के लूप्स दिखेंगे। सबसे पहला जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, ये जो लूप होता है उसको हम लोग मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। अगर एक लूप होगा, सिंगल लूप दिख रहा है आपको, सो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैंने आपके ग्रुप पे एक वीडियो शेयर किया है, उसमें वो स्ट्रिंग का और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके पास, एक मशीन है वाइब्रेटिंग मशीन, जिससे वो स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहा है और ये अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बना रहे हैं। ये फर्स्ट मोड हो गया। आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट मोड हो गया, ये कौन सा है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। यहाँ पर 2 लूप बन रहा है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने लूप बनेंगे लॉजिकली, 3, एक इधर बन रहा है, 2 इधर बन रहा है, तो अगले में 3 बनेंगे। हर एक वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है इसमें, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, आपको कैसा दिखेगा, एक ही जगह रुका हुआ दिखेगा। अगर आप इसकी जगह सिंगल वेव ले रहे हो, फॉरवर्ड मूविंग वेव, कैसे कर सकते हो आप, घर पे कैसे बना सकते हो, दीवार से एक रस्सी लटका दो और ऐसे ऐसे मूव करो, यू विल नोटिस कि एक ऐसा फॉरवर्ड मूविंग वेव बनता है। किया है ऐसा कभी, देखा है, दीवार को एक रस्सी लगा और ऐसे ऐसे करो, यू विल सी दैट एक वेव है जो दीवार की तरफ जा रहा है। सो उस तरह का वेव आप बना सकते हो, दैट इज़ प्रोग्रेसिव वेव, जो आगे जा रहा है ना। वाटर में एक स्टोन ड्रॉप कर दो, वेव आगे जाता है किनारे तक, सो दैट इज़ प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ पर कौन सा है, स्टेशनरी, जो एक बाउंड्री के अंदर आगे पीछे जा रहा है, एंड दैट फॉर्म्स अ लूप, ठीक है। दूसरा, अभी इस स्टेशनरी वेव को ही हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मेरे पास 2 वेव्स है, y इक्वल टू, लेट अस से प्रोग्रेसिव वेव, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स ले सकते हो, प्लस के एक्स ले सकते हो, ठीक है। सो लेट अस से ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये किस तरफ जाने वाला वेव है, कैसे पता चलता है, दिस टर्म टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेव। के एक्स है मतलब ये एक्स डायरेक्शन में जाने वाला वेव है, माइनस के एक्स है मतलब इधर एक प्लस साइन है, इधर एक माइनस साइन है, दिस शोज दैट इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये वेव जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेव किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सामने दीवार आ गई, दीवार से रिफ्लेक्ट होके आएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा क्या, एम्पलीट्यूड चेंज होगा क्या, रिफ्लेक्टेड वेव आइडियली नहीं होना चाहिए, आइडियल रिफ्लेक्टर है तो नहीं होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। साइन वेव का फॉर्म चेंज नहीं होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्या चेंज हुआ देखो, क्या चेंज हो गया, वेव का डायरेक्शन चेंज हुआ। फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। उसका जो वेवलेंथ है वो भी चेंज नहीं होगा, k इज़ 2π/λ। सो वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सब कुछ सेम है। क्या चेंज हो रहा है, उस तरफ जा रहा था, रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ रहा है, तो इक्वेशन में सिर्फ यहाँ पर एक साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये इक्वेशन ऐसा भी मिलेगा, kx माइनस ओमेगा टी, इसी की जगह ये इक्वेशन मिलेगा कुछ बुक्स में। कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, देखो तो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स। इसका क्या हो जाएगा, इसी में साइन चेंज कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो बुक टू बुक्स ये इक्वेशंस वेरी करते हैं। हमारे जो टेक्स्ट बुक में है वो इक्वेशन आपको याद रखना है। ये ज़रा देखो अपने टेक्स्ट बुक में कौन सा इक्वेशन है, इसके लिए कौन सा, कंपोजिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, वो वाला टॉपिक, पेज नंबर है 138। सो अपने टेक्स्ट बुक में तो और भी भयंकर इक्वेशन है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला ही इक्वेशन है, बट अलग फॉर्म में है। लेट मी शो यू दैट फॉर्म। ओमेगा इज 2π टाइम्स फ्रीक्वेंसी। पेज नंबर बताओ क्या, कौन सा है, पेज नंबर 138। मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी। पेज नंबर 138 पर ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, उन लोगों को तुमको डराना है, इसलिए इक्वेशन कैसा दिया देखो, ए साइन ओमेगा इज 2π टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये पता है सबको, ओमेगा इज 2π फ्रीक्वेंसी, एन इज फ्रीक्वेंसी, 2π तो कांस्टेंट है, और के जो होता है वो 2π/λ होता है। ये कुछ फॉर्मूला है, एज इट इज़ दे रहा हूँ, याद रखो, इसको डिराइव नहीं किया मैंने, है ना, एज इट इज़ दे रहा हूँ। तो
ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दोगे तो 2 पाई आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एन टी माइनस इधर के में से 2 पाई चला गया, ये 2 पाई बाय लैम्डा का 2 पाई बाहर, एक्स बाय लैम्डा ये बचेगा। देखो ये इक्वेशन है क्या, तो ये इक्वेशन एक्चुअली ये इक्वेशन है ना, दोनों सेम इक्वेशंस है, बस इसको ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स और बड़ा और अजीब व गरीब बना के आपको रिप्रेजेंट किया है ना। इट इज़ दिस इक्वेशन ओनली। फिर रिफ्लेक्टेड वेव होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसमें भी साइन चेंज हो जाएगा देखो रिफ्लेक्टेड वेव में। फिर दोनों को मैथमेटिकली कंबाइन किया है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, दुनिया भर का मैथमेटिक्स करके एट द एंड क्या निकाल के आया है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2 दैट विल बी क्या है, वो कैपिटल ए लिया गया उन लोगों ने सिंबल ए साइन, इसको स्मॉल ए लिया होगा है ना, स्मॉल ए लिया होगा। ओके तो ए साइन 2 पाई एन टी, सही है। और इसमें ये जो ए है दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2a कॉस क्या है वो ओ के एक्स कुछ है, सही है क्या। देखो तो ज़रा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है वहाँ पर ही देखो लास्ट में है क्या, नहीं है। तुम लोग कैसे क्या रिएक्ट कर रहे हो यार। 2a cos 2 पाई एक्स बाई, अच्छा ये के नहीं लिखेंगे ये लोग, क्या लिखेंगे बच्चों को डराने के लिए 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। इफ़ यू लुक एट एम्पलीट्यूड इक्वेशन, ये बाकी में मैथमेटिक्स मैंने वो डेरिवेशन में कराया है, आपको नहीं भी कराया होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख लो। यहाँ पर देखो a इक्वल टू 2a कॉस ये कुछ तो के एक्स, दिस इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ समझाने के लिए आसान होता है। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज फंक्शन ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स, पोजीशन। स्पेस में हर जगह एम्पलीट्यूड अलग होता है। देखो तो ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, इस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एम्पलीट्यूड कितना है, इतना। अब एम्पलीट्यूड इतना गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं गिनेंगे। वेव के लिए हम लोग ये एम्पलीट्यूड लेते थे, यहाँ ये एम्पलीट्यूड होगा। इस पॉइंट के लिए एम्पलीट्यूड कितना है, ये। इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो कुछ पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे। एक्स की वैल्यू अगर ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी तो योर एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज 0। कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम होगा। जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम कॉस की वैल्यू 1 ले लो तो ये 2a हो जाएगा। दिस 2a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एंटी नोड। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। ये पढ़ाया था क्या, हाँ या नहीं, अच्छा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड, NODE, नोड, एंटी नोड, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रख सकते हो। ये वेव कैसा दिखता है उस वीडियो में देखा है तुमने, सभी ने वीडियो देखा है क्या, हाँ या नहीं। नहीं देखा तो देखो ना, ग्रुप में है, अभी देख लो। मैं 5 मिनट रुकता हूँ, वीडियो देखो। द frequencies of modes of vibration of a stretched string, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें क्या देखा कि दो अगर रिजिड वॉल्स के बीच में हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसको किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म से आप ऑसिलेट कराओ तो यू विल गेट डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। आपको ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलता है इस तरह का। फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, एक और लूप बढ़ जाएगा। स्ट्रिंग तो वही है, स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एक जैसा। ठीक है, मेरे डायग्राम्स बहुत परफेक्ट नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो परफेक्ट डायग्राम्स। ये सेकेंड मोड, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा मेरा डायग्राम परफेक्ट नहीं बना है, रुको वापस से बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। अभी मैं बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना सकता है बोर्ड पे।
सो ये हो गया आपका थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करता हूँ, ये क्या है ये चीज़। उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो बंदा है, वो जो सर है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, ठीक है। एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया है, आपको ये मिल रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा, लेट अस से दिस इज़ 256 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, लेट अस से दिस इज़ 256 हर्ट्ज। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया, लेट अस से 300 हर्ट्ज कर दिया, 400 हर्ट्ज कर दिया, 500 हर्ट्ज कर दिया, तब भी आपको स्टेशनरी वेव नहीं मिलता है। स्टेशनरी वेव नेक्स्ट कब मिलेगा, 512 हर्ट्ज जब हो जाएगा तब मिलेगा। उसका नेक्स्ट वेव कब मिलेगा, 1032 ऐसा कुछ, तो मुझे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज याद नहीं है। तो अलग अलग कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज पे आपको ये मिल रहा है वाइब्रेशन। इन बिटवीन जो फ्रीक्वेंसीज है उस पर ये वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है स्टेशनरी वेव का। सो देर आर सर्टेन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच आर अलाउड टू फॉर्म स्टेशनरी वेव। हर फ्रीक्वेंसीज अलाउड नहीं है ना, हर फ्रीक्वेंसी पे ये वाला स्टेशनरी वेव नहीं बनता है। और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेकेंड होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे थर्ड होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ दिस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ऑल्सो ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी, टेंशन पे और लेंथ पे। गिटार कौन कौन बजाता है, किसने देखा हुआ है गिटार? अच्छा, उसमें स्क्रू टाइट करता है, वो पता है क्या? स्क्रू टाइट या लूज करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, नोट चेंज होता है। तो बेसिकली हम लोग स्क्रू टाइट या लूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग टेंशन चेंज कर रहे हैं। टेंशन चेंज करने से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है, इसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है स्टेशनरी वेव की। जब गिटार या कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब हम उसकी स्ट्रिंग को टाइट या लूज करते हैं तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहे हैं। ये फंडामेंटल है, इसके मल्टीपल्स होते हैं, ये सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल एंड सो ऑन, ठीक है। इसके ही मल्टीपल है फंडामेंटल के। तो फंडामेंटल को आप चेंज करते हो बाय चेंजिंग द टेंशन। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कि उस पर फिंगर बोर्ड पे आप अलग अलग जगह पर टच करते हो, ठीक है। फिंगर बोर्ड अगर आपको गिटार का पता है, थोड़ा बहुत मैं नॉलेज दे देता हूँ। गिटार में ऐसा कुछ तो लंबा सा लकड़ी जैसा होता है, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ तो गोल गोल होता है, ठीक है। जिसको म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो बाकी लोग कंसीडर कर ले मेरे एक्सप्लेनेशन को। ऐसा कुछ तो दिखता है, दिस इज़ फिंगर बोर्ड, ठीक है। गिटार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉपुलर है और ज़्यादातर लोगों को ने देखा हुआ है ना। सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसे ही होता है। ये आपका साउंड बॉक्स होता है, बेसिकली इट इज़ हॉलो वुडन बॉक्स। यहाँ पर आपके स्ट्रिंग्स होते हैं, वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स में होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को आप प्लग करते हो, यहाँ कहीं से प्लगिंग के लिए वो जो की होता है उससे आप प्लग करते हो। अगर आप इस स्ट्रिंग को यहाँ पर टच करोगे तो अलग नोट निकलेगा, यहाँ टच करोगे तो अलग नोट निकलेगा। तो आप कर क्या रहे हो, वो जो गिटार बजाते हैं अलग अलग जगह पर प्रेस करते हैं, प्रेस करने से होता क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ रिड्यूस या इंक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस लेंथ ऑल्सो डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी। दो चीज़ें डिसाइड करती है फ्रीक्वेंसी, एक लेंथ और दूसरा टेंशन। तीसरा एक और फैक्टर है स्मॉल m, विच इज़ कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर। अगर आप गिटार में ध्यान से देखोगे, कुछ वायर मोटे होते हैं, कुछ वायर पतले होते हैं। देखा है क्या? कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में देखोगे तो कुछ वायर्स मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे। जो मोटे होंगे उनका ये लीनियर डेंसिटी ज़्यादा, जो पतले वायर है उनका लीनियर डेंसिटी कम। सो दैट ऑल्सो डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब ये तो मैंने बता दिया फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लेट अस डिराइव दैट यूजिंग मैथमेटिक्स, है ना। सो इसमें आपको एक पता होना चाहिए फैक्ट, दैट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ t बाय m। ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ। हाँ, टिम्बर अलग चीज़ है, टिम्बर के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा चाहिए तो, अभी पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, टिम्बर के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी स्पीड कितनी होती है। सो देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर दैट,
वेर कैपिटल टी इज टेंशन, बातें नहीं, टेंशन इन स्ट्रिंग, कैपिटल टी क्या है, इट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, ठीक है, लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। सो ये फॉर्मूला हम लोग एज इट इज़ यूज़ करेंगे, कहाँ से आया कुछ उसका बैकग्राउंड नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोगों के बुक में है, हम लोग डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं इसको, ठीक है। इसके आगे की चीज़ें हम लोग डिराइव करेंगे, क्लियर है। सो नाउ वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर फंडामेंटल मोड। लेंथ पे डिपेंड करेगी, जैसे मैंने बताया, हमारा एक्सपीरियंस भी है कि अगर लेंथ चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। टेंशन पे डिपेंड करेगी, तो फॉर्मूला में वैसे भी टेंशन दिख रहा है और स्मॉल एम भी दिख ही रहा है, लेंथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस फाइंड द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ़ यू नो दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड के लिए पहले स्टडी करता है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है n इक्वल टू वी बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला पता है क्या आपको, एक बार याद करा दूँ क्या, कैसे आया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लास्ट बेंच, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वेव जब कहीं से जाएगी तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, ये एक वेव है, सिंगल वेव का ये डिस्टेंस या लेंथ कितना है, ये लेंथ, मैं टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये लेंथ होता है लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, वेव लेंथ। एक वेव का लेंथ क्या, वेव लेंथ, तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा, वेव लेंथ। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग जाएगा, कैपिटल टी विच इज टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये लैम्डा एन हो गया, v इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला हमने कई जगह यूज़ भी किया 11th में, v इक्वल टू एन लैम्डा। इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है, सही है। आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लो, v इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ से शुरू करेंगे। सो n इक्वल टू वी बाई लैम्डा, वी नो n इक्वल टू वी बाई लैम्डा फॉर फर्स्ट मोड। लुक एट दिस, ये एक वेव का कितना हिस्सा है, इफ़ दिस इज वन वेव, ठीक है, इसका लेंथ होता है 1 लैम्डा। ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर है क्या, ये वाला पोर्शन है क्या, हाफ वेव है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। सो दिस इज लैम्डा बाई 2, ठीक है। या फिर आपको इसको लिख सकते हो लैम्डा 0 बाई 2। लैम्डा 0 क्यों, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये फंडामेंटल मोड है, इससे नीचे पॉसिबल नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्टेशनरी वेव पॉसिबल नहीं है। सो n इक्वल टू, फॉर फर्स्ट मोड क्या है, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हाट वी कैन राइट इज दिस लेंथ l इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई 2। ये समझ में आया क्या, ये लेंथ किसके बराबर है, इस वेव लेंथ के हाफ के बराबर है। ये पूरा वेव का आधा हिस्सा है ना, एक पूरी वेव का आधा हिस्सा ही है। सो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट बाई 2। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ तो मेरे पास n0 फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये आ जाएगा v बाई लैम्डा 0, और यहाँ पर लैम्डा 0 की वैल्यू मैं कितनी डालने वाला हूँ, 2l। सो दिस इज़ माई फर्स्ट फार्मूला। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। v का वैल्यू है हमारे पास, बट v का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ t बाई m। इधर डाल दो तो क्या हो जाएगा, n0 इक्वल टू 1 अपॉन 2l एज इट इज अंडर रूट ऑफ t बाई m। दिस इज फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन ये होगा। फर्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ, दैट डिपेंड्स ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड दैट डिपेंड्स ऑन लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये समझ में आया। अब लिखो मत, 2 मिनट रुक जाओ, फटाफट से अभी जादू करके आपका डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। ध्यान दो बस, लिखो मत। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड मोड। सेकेंड मोड में क्या होगा बताओ, क्या फ़र्क होगा सेकेंड मोड में,
इसको हम लोग सेम वेवलेंथ तो नहीं ले सकते क्योंकि ये उतने ही डिस्टेंस में ज़्यादा बड़ी वेव आ रही है, तो इसका वेवलेंथ लेंगे λ1। इसको λ0 लिया था, इसको मैं λ1 ले रहा हूँ। अब ये लेंथ कितनी है, क्या ये वन वेव है? देख लो ये एक पूरा वेव है, सो दिस L इक्वल टू λ1 लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? L इक्वल टू λ1। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? N1 इक्वल टू V बाय λ1। कौन सा फॉर्मूला? बस इसको 0 की जगह 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड V का वैल्यू कितना है और λ1 का वैल्यू कितना है? V बाय λ1 का वैल्यू है L, V का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ T बाय M, तो ये हो गया मेरा 1 बाय L रूट ऑफ T बाय M। सही बात है। इसको मुझे इसके फॉर्म में लिखना है, तो मुझे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो N1 इक्वल टू हो जाएगा 2 1 बाय 2L अंडर रूट ऑफ T बाय M। समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मुझे ये जानना है कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी टाइम्स है, कितना टाइम्स है, उसका कौन सा मल्टीपल है। तो मैंने क्या किया, इधर 2 नहीं था, इधर 2 था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो ये मेरा टर्म आ गया मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N0। सो आई कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स N0। क्या मिला मुझे? N1 इज 2 टाइम्स N0। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल का डबल है, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो भी मल्टीपल होता है प्रेजेंट वहाँ पर वाइब्रेशन में, उसका हम लोग बोलते हैं ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका मल्टीपल क्या होगा? ओवरटोन होगा। अब वो सेकेंड मल्टीपल हो सकता है, थर्ड मल्टीपल हो सकता है, जितना भी मल्टीपल होगा उसको बोलते हैं हार्मोनिक। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। N0 क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसका डबल क्या है? सेकेंड हार्मोनिक। और ये कौन सा है? ये फर्स्ट ओवरटोन है। N1 मतलब क्या? यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मतलब क्या है फंडामेंटल का? ये बोर्ड है, इसको मैंने बजाया, आवाज़ आ रही है, इसकी कुछ खास आवाज़ है? सेम आवाज़ है क्या दोनों की? आँख बंद करके सुनो, आँख बंद करके सुनो। फील हो रहा है अलग अलग चीज़ें? आँख बंद करके एक और आवाज़ सुनो। है फ़र्क, ठीक है। हर चीज़ में फ़र्क है। हर चीज़ की वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारा जो थ्रोट है, हर एक के वाइब्रेशन का, थ्रोट का फ्रीक्वेंसी भी अलग है। मेरा साउंड अलग आ रहा है, आप लोगों के फ्रेंड्स का साउंड अलग है, आपका गर्ल्स का साउंड अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है। हर एक का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग होता है। ये हो गया फंडामेंटल। लेकिन फंडामेंटल के साथ ओवरटोन्स भी प्रेजेंट होता है हर वाइब्रेशन में, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ मेरे आवाज़ में कुछ हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है। और ये वॉइस कैसे बनता है? ये कहाँ वाइब्रेशन होता है इसमें? थ्रोट में कहाँ वाइब्रेशन होता है? वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स जो होता है, ऐसे 2 पतले पतले टिश्यूज़ होते हैं। जैसे ही हमारे लंग्स से एयर आता है, एयर ऐसे ब्लो होता है, तो उन टिश्यूज़ में वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को कॉज करने के लिए यहाँ मसल्स होते हैं इस पूरे हिस्से में, तो वो मसल्स उसके वाइब्रेशंस को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया N1 इक्वल टू 2N। तो हमें क्या पता चल रहा है? फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक। यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या है? जो भी नेक्स्ट मल्टीपल होगा उसको हम बोलेंगे ओवरटोन। और वो कितवा मल्टीपल है? दैट इज हार्मोनिक। सेकेंड मल्टीपल है तो सेकेंड हार्मोनिक। सो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक। हार्मोनिक बोलने का रीज़न क्या है? ये सारे जो इक्वेशंस है इसके, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो साइन या कॉस के इक्वेशंस है ना। फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन या वेव के इक्वेशन साइन कॉस के इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट देखो, हमने सेकेंड मोड कर लिया। थर्ड मोड एकदम सिंपल है, सेम स्टेप्स है। थर्ड मोड फटाफट से करके बताता हूँ। थर्ड मोड में बताऊँ मुझे लैम्डा कितना हो जाएगा? इसको λ0 λ1 इसको बोलेंगे λ2, ठीक है। फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। इसका ये लेंथ देख लो, ये हाफ लैम्डा था, ये हाफ लैम्डा, तो ये भी हाफ लैम्डा, ये 2 हाफ लैम्डा और ये 3 हाफ लैम्डा, 3 हाफ मतलब 3/2। सही है। ये लेंथ कितना होगा? 3/2 λ2। सो L इज इक्वल टू 3/2 λ2। ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या सबको? तो इस पे से मुझे λ2 बताओ कितना? 2L/3। ये वैल्यू मैं कहाँ डालूंगा?
इस फॉर्मूला में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं या इस फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल देते हैं। n2 इक्वल टू वी बाय लेमडा टू, वी का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, किसका वैल्यू, वी का। 1 बाय लेमडा टू कितना है 3/12, सही बात है। और ये क्या है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है n0, सो मेरा n2 क्या आ गया, तो क्या समझ में आ रहा है, सेकेंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि हार्मोनिक्स क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है। फंडामेंटल के जो भी मल्टीपल है उसको क्या बोलेंगे, ओवरटोन। अगर सेकेंड मल्टीपल है तो उसे बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड मल्टीपल है तो थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। ये सारे जब प्रेजेंट होते हैं, फंडामेंटल और ओवरटोन से ये सारे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स इन जनरल। दीज ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर कॉल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। जब भी आप कोई स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे तो उसके फंडामेंटल और उसके हार्मोनिक्स वहाँ प्रेजेंट होंगे वाइब्रेशन में, ठीक है। नाउ यू कैन राइट दिस। ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, मार्क कर लो, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।